नमस्ते स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं बट उसके आज थोड़े कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। ठीक है, L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। एक कॉपर का है तो L1 की जगह पे हम कॉपर लिख लेते हैं और L2 दूसरा मैंगनीज का है, तो Lc और Lm दोनों की लेंथ इक्वल है L। have the same resistance, Rc is equal to Rm is equal to R, तो which wire is thicker? तो आपको एक चीज बता बेटा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया L, और अगर हम बात करें कि A कॉपर की तो AC इज इक्वल टू रो सी एल बाय आर, और मैंगनीज की तो AM इज इक्वल टू रो एम एल बाय आर। अगर हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे, थोड़ा चेक कर लीजिए, कंपेयर करोगे डिवाइड तो AC बाय AM इज इक्वल टू रो सी बाय रो एम। तो एक बात याद रखना बेटा, रो सी हमेशा रो एम से छोटा होगा, तो रो सी रो एम से छोटा है तो देयरफॉर AC AM से छोटा होगा, एरिया ऑफ कॉपर छोटा हो जाएगा, तो थिकर कौन होगा, हेंस मैंगनीज इज थिकर। क्लियर हुआ बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डन। आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ विदाउट लॉस ऑफ मास, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर बी इन्फ्लुएंस्ड। तो एक बात हमेशा याद रखने का, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड देन इट्स रेजिस्टिविटी, जल्दी से बताओ क्या होगा, डबल, ट्रिपल या हाफ, इज अनअफेक्टेड। क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बेटा, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस। क्लियर हो गया, ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मेटल, ओके, have the same area of cross section and have the length in the ratio 2:1, दोनों का एरिया सेम और दोनों का मेटल मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम, बट लेंथ उनका रेशियो क्या है, 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ईच ऑफ देम। आपको पता है I इज इक्वल टू V बाय R, R का फॉर्मूला होता है रो L बाय, तो A ऊपर चला जाएगा, बट आप देख लो A V एंड रो इज सेम, क्यों, मेटल सेम है तो रो सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई करें, ए सेम है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, I इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, पक्का। सो IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय LA, एंड IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय LB। तो देयरफॉर IA बाय IB करेंगे तो 1 बाय LA अपॉन 1 बाय LB, तो ये क्या हो जाएगा, LB बाय LA। और आपको क्वेश्चन में देखो लेंथ यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है LA बाय LB इज इक्वल टू 2:1, तो यहाँ पे LB बाय LA तो क्या हो जाएगा 1/2, तो हमारा करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, IA रेशियो IB इज इक्वल टू 1:2। ठीक है, क्लियर हो गया, जिनकी लेंथ ज्यादा उसमें से कम करंट जाएगा, लॉजिकल बात है। तो देखो A की लेंथ ज्यादा है तो करंट 1 जा रहा है, और B की लेंथ कम है तो करंट 2 जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, किसी को कुछ डाउट है, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Question number 4, plot a graph showing the variation of resistance of a conducting wire as a function of its radius, resistance as its radius, keeping the length of a wire and temperature constant। तो आपको पता है बेटा R is equal to रो L by A, रो L by pi R square। तो हमको यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज L सेम है, लेंथ ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल। क्लियर, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका रेडियस, सॉरी हाँ रेडियस। क्लियर हो गया, पक्का, किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, श्योर।
चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या दिया। टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम डायमीटर but different materials are joined in series across a battery. If the number density of electron x is twice the number density in y, then find the ratio. अब देखो एक सिंपल सी बात है, since they are connected in series, यहां पे ना ये छोटे छोटे वर्ड ही काम है। since they are connected in series, कोई भी चीज सीरीज में कनेक्ट होती है तो आपको पता है दोनों में से करंट सेम जाएगा, मतलब x और y दोनों में से करंट क्या जाएगा, सेम। सीरीज में याद करो, सिंस सीरीज में, और I का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ENAVD याद है फॉर्मूला, ENAVD, E नंबर डेंसिटी N x की, VD x का और A, और दोनों का वायर डायमीटर सेम है और AX मान लेते हैं। अब Y की बात, तो ENY VDY मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y इनटू AY AX और EE कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ x अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ y अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ x। तो दिया हुआ है, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ x इज ट्वाइस दैट इन y, x की नंबर डेंसिटी, अभी देखो यहां पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, n ऑफ x इज इक्वल टू 2n ऑफ y, तो n ऑफ y एज इट इज रख रहा हूं, यहाँ पे 2n ऑफ y कर दूं, कट कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, हाफ। तो रेशियो क्या हो जाएगा, VDX रेशियो VDY इज इक्वल टू 1:2। कितना सिंपल। किसी को कुछ डाउट बेटा? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद है आपको, फाइन, याद आया फॉर्मूला, रो एल बाय अपॉन वो रेजिस्टेंस। तो कैसे कर सकते हो, पहला तरीका इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। अगर आप वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात है रिड्यूसिंग द करंट, रिड्यूसिंग द करंट इन मेन सर्किट। दो चीजों से आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना? आगे बढ़े अभी, श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IV ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक वायर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स दिया हुआ है, T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड व्हाई। लोअर कौन है ये हमें चेक करना है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको V0 मान लूं तो V0 पे, एक V0 पे दो अलग अलग करंट है। मान लेते हैं इसको मैं मानता हूं I1 क्योंकि T1 पे है, और इसको मैं मानता हूं I2। कितना क्लियर हो गया? पक्का? अब आपको एक चीज पता है, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम PD कितना V0, तो रेजिस्टेंस एट T1 कितना होगा, रेजिस्टेंस एट T1 R1 का फॉर्मूला V0 बाय I1 एंड रेजिस्टेंस एट T2 कितना होगा, R2 इज इक्वल टू V0 बाय I2। हमें पता है कि भैया I1 जो है वो I2 से काफी बड़ा है, मतलब I1 जो है वो I2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल बात है कि I1 I2 रेसिप्रोकल में है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, R2 जो होगा वो R1 से हमेशा बड़ा होगा। R2 R1 से बड़ा है तो R2 R1 से बड़ा हो गया, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, T2 इज ग्रेटर देन T1। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज करंट, यहां पे देखो दिया हुआ है, द वोल्टेज करंट फॉर टू रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम रेडियस ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर शोन इन फिगर इफ L1 इज ग्रेटर देन L2। यहां पे क्या दिया हुआ है, as L1 is greater than L2, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो L therefore R1 is greater than R2 क्योंकि R is directly proportional to L।
तो हमें क्या फाइंड करना है, स्टेट विद द रीजन द ग्राफ रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट चेंज ऑफ L1। L1 के ग्राफ को कौन बताएगा, तो सिंपल सी बात है कि स्लोप ऑफ ग्राफ B इज मोर। ग्राफ बी का स्लोप देख लो, कौन ज्यादा स्लोप बता रहा है, बी स्लोप बता रहा है। सो इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटर रेजिस्टेंस, वो क्या बताएगा, ग्रेटर रेजिस्टेंस। तो ग्रेटर रेजिस्टेंस मतलब R1 ज्यादा, तो मतलब B रिप्रेजेंट C1, B रिप्रेजेंट C1 क्या, R1, एंड हेंस R1 जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, L1 को, मतलब B ग्राफ हो गया। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Next question. Using the concept of drift velocity of charge carrier in a conductor, deduce the relation between current density and resistivity. अब आपको पता है कि I का फॉर्मूला क्या है, I N N E A V D। NEAVD इतना पता है सबको, बट आपको पता है VD का दूसरा फॉर्मूला E टॉ बाय M, और आपको पता है रो का फॉर्मूला एक होता है M अपॉन एनी स्क्वायर बाय एनी स्क्वायर टॉ। तो करंट डेंसिटी का आपको फॉर्मूला चाहिए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो I क्या है आपका NEAVD अपॉन ए, कैंसिल हो गया NEVD, बट हमको क्या चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। मतलब VD को मैं क्या लिख सकता हूं, VD को मैं लिख सकता हूं E टॉ बाय M। सो J इज इक्वल टू NE E कैपिटल E टॉ बाय M। कितना क्लियर हो गया। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं, NE स्क्वायर टॉ E बाय M। तो ये देखो, तो NE स्क्वायर टॉ बाय M, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है। तो देयरफॉर J को मैं क्या बोल सकता हूं, E बाय रो। कितना सिंपल है, कितना सिंपल। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या बता रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L डायमीटर D, हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD एंड द रेजिस्टेंस R अफेक्टेड व्हेन V इज डबल। ओके, सबसे पहले तो आपको पता है E इज इक्वल टू V बाय L, ये पता है सबको। ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का फॉर्मूला क्या होता है, E टॉ बाय M। अब इसमें E की वैल्यू डाल दूं, कैपिटल E की वैल्यू V बाय L, तो EV टॉ बाय ML। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और R हमें पता है, R इज इक्वल टू क्या होगा, रो L बाय A की वैल्यू क्या होगी, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। सो 4 रो L बाय डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। अब नंबर 1 की बात करते हैं, इफ V इज डबल्ड, ठीक है, V इज डबल्ड, तो उस केस में हमको क्या चेक करना है कि हाउ E एंड VD एंड R आर अफेक्टेड। अगर आप V डबल कर रहे हो तो E क्या होगा, E इज ऑल्सो डबल। क्यों, बिकॉज V एंड E आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देख लो। दूसरा VD की बात करते हैं, सो VD अगर V बढ़ाओगे तो ये देख लो ना, ये आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं अच्छे से लिख लूं आपको ये ऐसा लग रहा होगा V टॉ क्या लिखा है, तो अच्छे से देख लो ये क्या लिखा हुआ है, V इंटू टॉ। सो V बढ़ाओगे तो VD भी क्या होगा, VD इज ऑल्सो डबल्ड, VD इज डबल्ड। तो यहाँ पे तो R में आपको पता है, R में तो V है ही नहीं, बट R क्या होगा, R रिमेन्स अनचेंज्ड। R कोई भी V के साथ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज R इज अ कांस्टेंट थिंग। ठीक है, R इज अ कांस्टेंट, इसलिए V चेंज होने से I भी चेंज हो जाएगा, ताकि R वापिस कांस्टेंट रह जाए। फिर L इज डबल्ड, लेंथ डबल करते हैं, तो लेंथ डबल करेंगे तो E क्या हो जाएगा, E इज हाफ्ड, क्योंकि देखो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। VD भी क्या हो जाएगा, VD इज ऑल्सो हाफ्ड, और R क्या हो जाएगा, R डबल हो जाएगा, R डबल्स। क्यों, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और तीसरा D इज डबल्ड, अगर आप डायमीटर डबल करोगे E रिमेन्स अनचेंज्ड, E एंड VD, क्योंकि वो कहीं पे भी डायमीटर से रिलेट नहीं कर रहे, रिमेन्स अनचेंज्ड। बट R क्या हो जाएगा, R बिकम्स 1/4।
1/4, क्योंकि देखो ना डबल किया गया तो इसका डबल क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो r क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर हो गया, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ हमारे पास। 12th क्वेश्चन, why a potentiometer is preferred over a voltmeter for determining the EMF of a cell। ठीक है, बिकॉज उसका आंसर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, व्हेन द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस टू पोल्स ऑफ सेल। क्यों पोटेंशियोमीटर यूज करते, वोल्टमीटर नहीं? तो हमने उसके टॉपिक में पढ़ लिया था कि भाई पोटेंशियोमीटर में वो क्या करता है और वोल्टमीटर क्या करता है। यहाँ पे उसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, when a voltmeter is connected across the two poles of a cell it draws a small current from the cell। सेल से थोड़ा करंट ले लेगा, तो उसके कारण क्या होगा, द वोल्टमीटर मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स। वो टर्मिनल पोटेंशियल, याद करो एक बैटरी कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो 2 वोल्ट का होता है, बट एग्जैक्ट वो 2 वोल्ट नहीं लेता, 1.5 वोल्ट देता है। क्यों? बाकी 0.5 वोल्ट वो 1.5 वोल्ट उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है, 2 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है, which is always less than the EMF of the cell। On the other hand, when a potentiometer is used for the measurement of EMF cell, it does not draw any current। वो करंट ही नहीं लेता, मतलब सारा का सारा करंट कहां से पास होगा, जो दो पोल्स होंगे उसके बीच में से। Hence it measures EMF of the cells। For this reason a potentiometer is preferred over EMF और over voltmeter। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है थियरी बेस के लिए और 1 मार्क्स के लिए। व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप है ना, वो इजीली उसका रेजिस्टेंस कम होता है। द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज वेरी लो, जिसके कारण वो मोस्ट ऑफ द करंट को पास करने देगा। एज द कनेक्शन आर थिक सो द एरिया बिकम्स लार्ज एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा वो करंट पास हो सकेगा, हमें तो वही मेजर करना है, तो ये रेजिस्टेंस है, एक तो रेजिस्टिविटी के कारण भी कम हो जाएगा और दूसरा एरिया के कारण भी कम हो जाएगा। Why is this generally preferred to obtain the balance point in the middle of the meter bridge? It is preferred to obtain balance of in the middle of the meter bridge wire because it improves the sensitivity of meter bridge। Sensitivity is directly proportional to length। और sensitivity है वो अगर बीच में आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। Which material is used for the meter bridge wire and why? मीटर ब्रिज के लिए कांस्टेंट कॉन्सोनेंट आएगा, इज यूज्ड फॉर मीटर ब्रिज। हाँ जी बेटा, निक्रोम और मैंगनीज is used for meter bridge wire because its temperature coefficient of resistance is almost negligible, due to which the resistance of the wire does not get affected on increasing the temperature। alloys का टेम्परेचर कोएफिशिएंट काफी कम होता है, जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ एलॉय इतना चेंज नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एलॉयज का रेजिस्टेंस और उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए अगर आप जितना भी हाई टेम्परेचर दैट इज करंट पास करोगे तो उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बट उसके कारण उसके रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो जिसके कारण करंट जो है वो भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, जो है वो एग्जैक्ट करंट वही का वही पास होगा। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is connected to a DC source of EMF E। If this conductor is replaced by another conductor of same material and same cross section but length उसकी 3L होगी, तो आपको पता है E is equal to V by L है, यहाँ पे V की जगह पे E आएगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ E। ठीक है, और VD आपको पता है E tau by M होता है। तो अगर if L is changed to 3L बराबर है, तो E becomes 1/3, और अगर E 1/3 हो जाएगा तो hence VD और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। VD also becomes 1/3। क्लियर हो गया इतना? दैट इज न्यू जो VD डैश होगा वो VD बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? पक्का? किसी को भी डाउट है बेटा? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। इस करंट डेंसिटी या वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, ये तो सबसे पहले ये बताओ।
तो करंट डेंसिटी हमको पता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज उसका डायरेक्शन होता है। क्लियर हो गया? डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी and potential difference across a current carrying wire length L, cross sectional area A, number of free electrons N। तो आपको पता है J इज इक्वल टू क्या होगा, I बाय A होगा, और I का फॉर्मूला क्या होता है, NENAVD बाय A, मतलब A कैंसिल, मतलब ENVD हो जाएगा। VD का फॉर्मूला क्या होता है, E टॉ बाय M, बराबर है। और E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ENE V टॉ बाय ML। सो देयरफॉर आपका J क्या हो जाएगा, E स्क्वायर N टॉ बाय M। ये सारे कांस्टेंट है इसलिए यहां पे रखा इनटू V बाय L। क्लियर हो गया बेटा इतना? क्लियर हो गया बेटा इतना सबको? तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कि उसमें क्या क्या वेरी होता है। और पूछा हाउ डज द करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, ए इंक्रीज इन पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कि V बाय L, ये देखो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आपका V बाय L बढ़ेगा तो J क्या होगा, J इंक्रीजेस। B इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टॉ बढ़ेगा, तो J ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज टॉ बढ़ेगा इसलिए। C इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ इंक्रीज करोगे तो J क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो बात तो नक्की है क्योंकि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लास्ट क्या बात, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप देखोगे तो J रिमेन्स सेम, बराबर है। अब बोलोगे सर J का तो फॉर्मूला ही I बाय A है, तो हमारा लास्ट फॉर्मूला ये है, इसमें कहीं पे भी A आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि अगर A बढ़ेगा ना, A ध्यान से सुनना बेटा, A बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा तो करंट को इफेक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली वापस जो है वो एज इट इज J क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया? किसी को भी डाउट है बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। द डायग्राम इन द फिगर शोज अ पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर S, बराबर है, S दिखा रहा है, in a series with a variable resistor R and a source of constant voltage V, would you increase or decrease the value of R? R की वैल्यू हम increase या decrease करेंगे to keep the reading of ammeter constant। ये S क्या है, ये S आपका सेमीकंडक्टर है और वो भी प्योर। तो आप R की वैल्यू क्या करोगे, अगर आप S को हीट करोगे तो उसके कारण एमीटर की रीडिंग चेंज होगी, तो R की वैल्यू को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे या घटाओगे। तो सिंपल सी बात है, द वैल्यू ऑफ R शुड बी इंक्रीज। क्यों, एक रीजन समझो, सेमीकंडक्टर का और ये रिलेशन क्या है, टेम्परेचर का। एज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एज इंक्रीज, उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसके कारण क्या होगा, एज द रिजल्ट द सर्किट रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टिविटी इसकी डिक्रीज, तो सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, एमीटर सेम रीडिंग दिखाना चाहिए, मतलब आर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो नेट ओवरऑल है, टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमीटर कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ आर हैज टू बी इंक्रीज, ताकि वो एज इट इज जो पहले जितनी थी उतनी हो। एस को हीट करने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, तो आर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, थोड़ा सा देख लो, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, a resistance of R ohm draws a current from a potentiometer as shown in the figure. The potentiometer has a total resistance R0 ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Derive the expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. यहाँ पे middle of the potentiometer में है, तो हमें उसका किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। अब सबसे पहले बेटा देख लो, R अक्रॉस ए बी, इसको मैं B मान ले रहा हूं, इसको मैं B मानता हूं, ठीक है, ये ए बी। तो R अक्रॉस ए बी क्या होगा,
आर अक्रॉस ए बी। ध्यान से सुनना, यहाँ का जो ये इतना पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। पैरेलल में होंगे तो इसका सीधा आंसर क्या आएगा? आर ए बी। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2। R1 है हमारा R इंटू R2 क्या होगा? R0/2। क्यों? बिकॉज एग्जैक्टली मिडल पे है। अपॉन क्या होगा? R प्लस R0/2। तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। R इंटू R0/2 अपॉन 2R प्लस R0/2, 2 कैंसल, देयरफॉर RAB क्या हो जाएगा? R इंटू R0 अपॉन 2R प्लस R0। कितना क्लियर हो जाएगा? अब हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। AC के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है? तो जल्दी से बताओ। सबसे पहला तो ये जो है, ये जो इतना है वो, प्लस ये जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है वो ना, रिमेनिंग हाफ पार्ट तो वो भी होगा, प्लस वो कितना हो जाएगा? R0/2। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये मेरा R0 इंटू R अपॉन 2R प्लस R0 प्लस R0/2। इसको एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा? 2R0R प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2R इंटू R0। तो वापिस 2R0 इंटू R और प्लस ये क्या हो जाएगा? R0 इंटू R0, मतलब ये हो जाएगा R0 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2R प्लस R0। तो देयरफॉर RAC क्या होगा? तो देख लो सब में से क्या कॉमन निकल रहा है? R0 कॉमन निकल रहा है। तो R0 कॉमन निकलेगा 2R प्लस 2R, ये कितना हो जाएगा? 4R प्लस R0 कॉमन निकल गया R0 और नीचे क्या रहेगा? 2R प्लस R0। ये हो गया RAC। पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो ये हमारा सिर्फ अभी R निकला। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज, वोल्टेज फाइंड करना है। तो ये देखो हमारा RAC ये निकला, RAC ये निकला, देयरफॉर हम करंट कितना फ्लो होगा? V अपॉन RAC। करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन RAC। तो V अपॉन RAC क्या होगा? R0 4R प्लस R0 और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2R प्लस R0। ये हमारा क्या निकला? I निकला। तो वोल्टेज अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है? R। अक्रॉस R फाइंड करना है ना, अक्रॉस R विल बी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V। और वो भी किसके अक्रॉस फाइंड करना है? R। तो R कहां पे? AB के बीच में कनेक्टेड है, तो क्या होगा? I इंटू RAB। सो I हमारा क्या है? 2V 2R प्लस R0 अपॉन R0 4R प्लस R0। आप बोलोगे सर AB क्यों लिखा? तो बेटा यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये दोनों पैरेलल में है, तो जो इसके अक्रॉस होगा वही पूरे के अक्रॉस होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो RAB के अक्रॉस ले लो या R के अक्रॉस ले लो, वोल्टेज क्या रहेगा? सेम, इसलिए मैंने RAB लिखा। क्लियर हो गया? ये हमारा I हो गया। और RAB जल्दी से बताओ, RAB आगे क्या निकला है हमारा? R इंटू R0 अपॉन 2R प्लस R0। R इंटू R0 अपॉन 2R प्लस R0। तो R0 R0 कैंसिल, 2R ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो VAB क्या हो जाएगा? 2VR अपॉन 4R प्लस R0। ये आपका क्वेश्चन। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बेटा फाइनली यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। एक्सरसाइज बाकी रहेगी, उसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट्स हो तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के थ्रू ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा और आपको सारा प्रॉब्लम, इसके लिए पहले आपको सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे एक बार, तभी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? किसी को भी कुछ डाउट है? नहीं है ना? चलो फिर बेटा टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए।